हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज से हम शुरू करेंगे एक नया विषय जिसका नाम है रसायन विज्ञान। तो अलग अलग एग्जाम में जितने भी रसायन विज्ञान से संबंधित प्रश्न आते हैं उन सभी टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। तो हम देख लेते हैं पहले रसायन विज्ञान क्या है। तो रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के गुणों, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। जो केमिस्ट्री शब्द है इसकी उत्पत्ति जो हुई है कहाँ से हुई है? मिस्र देश के प्राचीन नाम कीमिया से हुई है। कहाँ से? कीमिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है काला रंग। क्या? काला रंग। मिस्र के जो लोग थे वो काली मिट्टी को केमी बोलते थे। क्या बोलते थे? केमी। और प्रारंभ में जो रसायन विज्ञान के अध्ययन को केमी टेकिंग ही बोला जाता था। क्या बोला जाता था? केमी टेकिंग। जो रसायन विज्ञान के जनक हैं वो एंटोनी लेवोइशियर हैं और जो भारतीय रसायन विज्ञान के जनक हैं वो प्रफुल्ल चंद्र रॉय हैं। अब हम बात करते हैं पदार्थ क्या है, जिसको द्रव्य या मैटर भी बोला जाता है। तो कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसके अंदर कुछ द्रव्यमान होता है वो क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। जैसे जल है, वायु है, लोहा है और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है। पदार्थ के कणों के कुछ गुण होते हैं। क्या गुण होते हैं? पदार्थ के कण जो होते हैं वो अत्यंत छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। पदार्थ के कणों में जो होता है उनके बीच रिक्त स्थान भी होता है। पदार्थ के कण जो होते हैं वो लगातार गतिशील रहते हैं। क्या रहते हैं? लगातार गतिशील रहते हैं। पदार्थ के कणों जो होते हैं ना वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? आकर्षित। देखो, पदार्थ की तीन अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्थाएं? तीन अवस्थाएं। ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव, गैस अवस्थाएं पदार्थ की तीन। पदार्थ की चौथी अवस्था जो है उसका नाम है प्लाज्मा और पदार्थ की पांचवी अवस्था का नाम है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। हम यहाँ एक चार्ट के ऊपर बात करते हैं, इससे ठोस, द्रव, गैस के सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हम बात करें प्रसार के ऊपर, एक्सपेंशन क्या होता है। तो गैसों में जो होता है एक्सपेंशन सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद द्रवों में होता है और ठोसों में सबसे कम होता है। गतिज ऊर्जा जो होती है वो गैसों की सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद द्रव की और ठोसों की सबसे कम। अंतराणुक दूरी जो होती है वो गैसों में सबसे ज़्यादा होती है और द्रवों में उससे कम होती है और ठोसों में सबसे कम होती है। आकर्षण बल की मैं बात करूँ तो ठोसों में सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद द्रवों में होता है और गैसों में सबसे कम होता है। घनत्व की डेंसिटी की बात करें तो ठोसों की जो होती है डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद होती है द्रवों की, उसके बाद होती है सबसे कम होती है गैसों की। संपीडितता की बात करूँ मैं तो गैसों को सबसे ज़्यादा संपीडित किया जा सकता है, उसके बाद द्रवों को और ठोसों को बहुत ही कम संपीडित किया जा सकता है। हम पदार्थ की भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण करें, ठीक है, तो उसकी कितनी अवस्थाएं हैं? तीन अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्थाएं हैं? तीन अवस्थाएं हैं। ठोस, द्रव और गैस। इनको याद रखना है। चौथी और पांचवी अवस्था को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठोसों की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें, ठोसों के गुण क्या हैं? तो ठोसों का आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होता है। ये क्या होता है? दोनों ही निश्चित होता है। ठोस अपने अणुओं के बीच जो होते हैं रिक्त स्थान जो होता है उनके बहुत कम होता है। ठोसों के अणुओं के बीच जो होता है रिक्त स्थान क्या होता है? बहुत कम होता है। ठोसों के अणुओं के बीच जो आकर्षण बल का मान होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। ठोसों का घनत्व भी सबसे ज़्यादा होता है। ठोस अपने धारक को पोड़ते हैं, कभी नहीं भरते। ठोसों में बहने का गुण नहीं पाया जाता। इसका एक्सेप्शन क्या है? इसका अपवाद क्या है? कांच। कांच एक एक्रिस्टलीय ठोस है जिसमें बहने का गुण भी पाया जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो पुराने मकानों की जो खिड़कियों पर लगे कांच वो नीचे से मोटे हो जाते हैं, तो वे क्यों हो जाते हैं? तो कांच में जो होता है वो बहने का गुण पाया जाता है और वो गुरुत्व के प्रभाव में जो होता है वो नीचे की ओर बहने लगता है, इसलिए क्या होता है? कांच में जो होता है पुराने मकानों की खिड़कियों पर लगा मोटा हो जाता है। ठीक है। तो बहने का गुण तो पाया नहीं जाता, परंतु किस में पाया जाता है? कांच में पाया जाता है। अब बात करते हैं द्रवों के गुणधर्म के ऊपर। तो द्रवों का न तो देखो आकार तो निश्चित इनका होता नहीं, परंतु क्या निश्चित होता? आयतन इनका निश्चित होता है। द्रव जो होते हैं आकार निश्चित नहीं होता और आयतन निश्चित होता है। द्रवों के जो अणुओं के बीच जो होता है ना रिक्त स्थान, ठोस के अणुओं से तो ज़्यादा होता है परंतु गैस के अणुओं से बहुत कम होता है। द्रवों के अणुओं के बीच जो आकर्षण बल का मान होता है वो ठोस के अणुओं से कम होता है परंतु गैस के अणुओं से बहुत ज़्यादा होता है। द्रव अपने धारक को पोड़ते हैं, नहीं बढ़ते हैं। ठोस भी नहीं बढ़ते हैं और द्रव भी नहीं बढ़ते हैं। गैस जो अवस्था जो होती है वो अपने धारक को पोड़ते हैं, भर लेती है। इनका जो घनत्व होता है
वो ठोसों से कम होता है परंतु गैसों से अधिक होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, हम बात करते हैं गैसों के ऊपर, क्यों गैसों के क्या क्या गुणधर्म है। ठीक है, तो न तो इनका आकार निश्चित होता है, न ही इनका आयतन निश्चित होता है। इनके अणुओं के बीच जो होता है ना, रिक्त स्थान सबसे कम होता है। क्या होता है? रिक्त स्थान सबसे अधिक होता है, सॉरी, रिक्त स्थान जो होता है ना वो सबसे अधिक होता है। और ठोस में क्या होता है? रिक्त स्थान सबसे कम होता है। इनके जो अणुओं के बीच जो आकर्षण बल का मान होता है वो भी सबसे कम होता है। ठोसों के अणुओं के बीच आकर्षण बल का मान सबसे अधिक होता है। इनका घनत्व क्या होता है? सबसे कम होता है और ठोसों का सबसे ज़्यादा होता है। ये अपने धारक को पूर्णतः भर लेते हैं। छठा पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। इनमें जो होता है हवा की तरह क्या होता है? एक बहने का गुण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक बहने का गुण पाया जाता है। ठीक है, जिस प्रकार हवा बहती है गैस भी उसी अवस्था में बहती है। पदार्थ की चौथी अवस्था का नाम है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा के ऊपर बात करें तो प्लाज्मा की जो खोज हुई है, इसकी जो पहचान हुई है, सर्वप्रथम किसने की है? विलियम क्रक्स ने की है 1879 में। इन्होंने इसे जो नाम दिया था वो एक चमकते पदार्थ का नाम दिया है। क्या नाम दिया था? चमकते पदार्थ का। इरविंग वैज्ञानिक ने क्या कहा? इसको प्लाज्मा का नाम दिया। क्या नाम दिया है? प्लाज्मा का। तो प्लाज्मा जो है एक आंशिक रूप से आयनीकृत गैस है। यह अवस्था कब बनती है? हम देखते हैं कब बनती है। तो किसी पदार्थ को जब ऊर्जा देते हैं, यदि वह ठोस है तो वह द्रव अवस्था में परिवर्तित होगा। ठीक है, और यदि वह द्रव अवस्था में है तो वह गैस अवस्था में परिवर्तित होगा। और जब हम गैस अवस्था को बहुत अधिक ऊर्जा दे देंगे, ठीक है, तो इसके परमाणु से, घटक कणों से इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन का उत्सर्जन होने लगता है, जिससे क्या होता है? पदार्थ जो होता है वो आयनीकृत हो जाता है। क्या होता है? आयनीकृत हो जाता है। तो यह अवस्था कब बनेगी? जब हम गैसीय अवस्था को और अधिक ऊर्जा दे देंगे, तो उसके घटक कणों से जो होगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का उत्सर्जन होगा और पदार्थ जो होगा वो आयनीकृत हो जाएगा। जो इस आयनीकृत गैस में देखो आयनीकृत हो गया तो इसमें विद्युत चालन का गुण भी पाया जाएगा। यह अवस्था क्या है? पदार्थ की चौथी अवस्था है। जैसे बिजली हुआ, तारा हुआ, सूर्य हुआ। इसकी एक संभावना क्या है? प्लाज्मा अवस्था की संभावना यह है कि ब्रह्मांड में जो सर्वाधिक सामान्य पदार्थों की जो अवस्था है वो प्लाज्मा ही है। इसकी सर्वाधिक संभावना क्या है? प्लाज्मा अवस्था होने की ही संभावना है। प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारों में भी चमक होती है। किस अवस्था के कारण ही चमक है? प्लाज्मा अवस्था के कारण। पांचवी अवस्था का नाम है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसके ऊपर बात करें हम तो भारतीय वैज्ञानिक जो है सत्येंद्रनाथ बोस और कौन है? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या बताया? इस 1920 में इस अवस्था के बारे में बताया। ठीक है, पदार्थ की यह अवस्था कब बनती है? देखो, जब किसी तत्व के परमाणुओं को -273 डिग्री सेल्सियस यानी कि परम शून्य तापमान तक ठंडा किया जाएगा, तो इसके चलते क्या होगा? उस तत्व के सारे परमाणु एक हो जाएंगे। ठीक है, तो उसको बोला जाएगा सुपर एटम। क्या बोला जाएगा? सुपर एटम या सुपर परमाणु बोला जाएगा। तो यह अवस्था -273 डिग्री सेल्सियस जो होता है ठंडा करने पर उत्पन्न होती है। देखो, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हम दो प्रकार से कर सकते हैं। भौतिक अवस्था में परिवर्तन कितने प्रकार से? दो प्रकार से। एक होता है ताप परिवर्तन करके, एक होता है दाब परिवर्तन करके। तो ताप के द्वारा भी कर सकते हैं और दाब के द्वारा भी कर सकते हैं। हम देख लेते हैं ताप परिवर्तन कैसे कर सकते हैं। तो जैसे गलन है, गलन क्या कहलाता है? किसी भी ठोस पदार्थ का गलना गलन कहलाता है। यानी कि किसी ठोस पदार्थ का द्रव में बदलना क्या है? गलन है। और जिस निश्चित ताप पर वो गलेगा तो उसको बोलते हैं गलनांक। ठीक है, और इनमें वायुमंडलीय दाब तो देखो होता ही है सब में। वायुमंडलीय दाब तो हर घटना के ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, हम देख लेते हैं वह ताप जिस पर ठोस पदार्थ गलता है और वायुमंडलीय दाब पर किस में परिवर्तित होगा? द्रव में परिवर्तित होगा। तो उस पदार्थ का गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट या द्रवणांक भी कहलाता है। गलनांक को क्या बोलते हैं? द्रवणांक भी बोलते हैं। देखो, किसी ठोस का जो गलनांक होता है ना, उसके अणुओं के बीच आकर्षण बल की माप होती है। किसकी? आकर्षण बल की। यानी कि किसी ठोस पदार्थ का यदि गलनांक बहुत ज़्यादा है तो उसके अणुओं के बीच जो आकर्षण बल होगा उसका माप भी बहुत अधिक होगी। आकर्षण बल भी उतना ही अधिक होगा। देखो, बर्फ का जो गलनांक होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस, मोम का गलनांक 63 डिग्री सेल्सियस और लोहे का जो गलनांक होता है वो 1535 डिग्री सेल्सियस होता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अशुद्धि मिलाने पर जो होता है वो पदार्थ का गलनांक कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, हम बर्फ़ को गलने से बचाने के लिए जो होता है उसमें नमक की अशुद्धि मिलाई जाती है। आइसक्रीम वाले जो होते हैं उसमें बर्फ़ को गलने से बचाने के लिए उसमें नमक मिलाए रहते हैं। ठीक है,
लगभग सभी ठोस पिघलने पर क्या होते हैं, आयतन में फैल जाते हैं। तो उनके साथ जो होता है ना, उनके दाब बढ़ाएंगे तो गलनांक भी बढ़ेगा। ठीक है, जो ठोस पदार्थ जो होंगे वो पिघलने पर आयतन में फैलेंगे तो दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी बढ़ेगा, परंतु जो ठोस पिघलने पर छोटे हो जाएंगे यानी कि संकुचित हो जाएंगे तो दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक कम हो जाएगा, जैसे बर्फ होता है। ठीक है, हम बात करें फ्रीजिंग क्या होता है, यानी कि हिमीकरण क्या होता है। पॉइंट नंबर 2, फ्रीजिंग क्या है। तो एक ऐसा प्रक्रम है, तो जैसे द्रव को हम जमाएंगे ना, तो वो जमना क्या है, किसी ठोस यानी कि किसी द्रव का ठोस में जमना क्या है, ठोस में परिवर्तित होना क्या है, फ्रीजिंग है, यानी कि हिमीकरण है। जैसे पानी है, द्रव है, उसको हम वो जमेगा तो क्या हो जाएगी, ठोस अवस्था में परिवर्तित, तो वो क्या है, हिमीकरण हो जाएगी। सामान्यतः पदार्थ का जो द्रवणांक होता है यानी कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, उसका मान बराबर होता है। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस, बर्फ का क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। अशुद्धि मिलाने पर क्या होगा, पदार्थ का हिमांक भी कम हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। तो हिमीकरण जो है ना, वो गलन का एकदम उल्टा है, क्या है, एकदम विपरीत प्रक्रम है। इसलिए इसलिए ही तो द्रव का जो हिमांक होता है ना, वो उसके ठोस रूप का वही गलनांक होता है। ठीक है, द्रव का हिमांक वही होता है जो उसके ठोस रूप का गलनांक होता है, तभी तो ये विपरीत प्रक्रम है। यानी कि जो सामान्यतः जो बर्फ का द्रवणांक और क्या है, हिमांक भी 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अब नंबर पॉइंट आता है 3। नंबर 3 पॉइंट की बात करें तो वाष्पीकरण यानी कि वेपोराइजेशन क्या है। तो वेपोराइजेशन क्या है, देखो वाष्प में बदलना, द्रव का वाष्प में बदलना क्या है, वेपोराइजेशन है। इसकी दो विधियां हैं, वेपोराइजेशन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है वाष्पन, एक होता है क्वथनांक। देखो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, ये याद रखना है, तेज हवा वाली रात्रि में ओस क्यों नहीं बनती। इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्यों नहीं बनती, क्योंकि उस टाइम जो होता है वो बाष्पीकरण की दर जो होती है बहुत हाई हो जाती है, बहुत तेज हो जाती है, इसलिए तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती। ठीक है, याद रखना है। तो बाष्पीकरण कितने प्रकार हैं, दो प्रकार हैं, एक होता है बाष्पन, एक होता है क्वथन यानी कि क्वथनांक। देखो बाष्पन क्या है, अगर किसी चीज़ को यानी कि किसी द्रव को बिना उबाले अगर हम उसमें गैस में परिवर्तित हो रहा है तो वो होता है वाष्पन। यानी कि क्वथनांक से कम ताप पर वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या है, वाष्पन है। वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या है, वाष्पन है। देखो क्वथनांक जितना कम होता है तो वाष्पन की दर जो होती है वो उतनी ही तेज होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये याद रखना है, द्रव का ताप जितना अधिक होगा वाष्पन उतना ही अधिक होगा। पॉइंट नंबर 2 है, ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्द्रता के ऊपर बात करूं मैं, आर्द्रता पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वाष्पन का। आर्द्रता होती है वायुमंडल में जो जलवाष्प की मात्रा है यानी कि जो नमी है उसको बोलते हैं आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो यदि वायुमंडल में नमी ज़्यादा है यानी कि आर्द्रता अधिक है तो वाष्पन कम होता है। क्या होता है, वाष्प कम बनती है, द्रव से वाष्प क्या होती है, कम बनती है। यदि आर्द्रता बहुत कम है, ठीक है, तो वाष्पन बहुत अधिक होता है। यदि द्रव का क्षेत्रफल अधिक है यानी कि एरिया बहुत अधिक है तो वाष्पन भी उतना ही अधिक होता है। द्रव के पृष्ठ पर यानी कि वायु दाब जितना ही कम होता है, जितना कम होता है तो वाष्पन उतनी ही तेजी से होता है, वाष्पन उतनी ही तेजी से होता है। जैसे पानी से भाप का बनना क्या है, वाष्पन है, पानी से भाप का बनना क्या है, वाष्पन है। अब आता है क्वथनांक, क्वथनांक के द्वारा भी हम भाप बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि वाष्प बना सकते हैं द्रव से। तो देख लेते हैं क्वथनांक में उबलना की, इसमें उबलने वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वथनांक का पॉइंट क्या है, जिस ताप पर कोई द्रव उबलकर द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में बदलेगा तो क्या कहलाएगा, वो क्वथनांक कहलाएगा। और यह घटना एक नियत ताप पर होती है, किस पर, एक उसके लिए एक टेम्परेचर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, जिस पर वो उबलता है। जैसे अल्कोहल का जो क्वथनांक होता है वो 78 डिग्री सेल्सियस यानी कि 78 डिग्री सेल्सियस होता है। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पर जल उबल जाता है। पारे का जो क्वथनांक होता है वो 357 डिग्री सेल्सियस होता है। देखो दाब, जो दाब बढ़ाने पर यानी कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा उस पर, क्वथनांक पर, तो वो बढ़ जाता है, क्या होता है, बढ़ जाता है। तथा दाब घटाने पर द्रव का क्वथनांक घट जाता है। दाब बढ़ाएंगे तो द्रव का क्वथनांक बढ़ेगा और दाब घटाएंगे तो द्रव का क्वथनांक घटेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अशुद्धि मिलाने पर क्या इफेक्ट पड़ेगा,
तो अशुद्धि मिलाने पर जो होता है ना, द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, यूपीपीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ है कि अशुद्धि मिलाने पर द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है या घट जाता है। तो द्रव का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, गन्ने के रस में यदि हम सुक्रोज की उपस्थिति मिला देते हैं, यानी कि अशुद्धि मिला देते हैं, तो क्वथनांक क्या होता है, उसका बढ़ जाता है। देखो ऊंचाई वाले स्थानों पर जो होता है वो खाना देर से पकता है। तो क्यों पकता है, क्वेश्चन आता है क्यों पकता है। तो ऊंचाई वाले स्थानों पर जो होता है वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। देखो यदि हम ऊंचाई पर जाते हैं तो तापपतन यानी कि ऊंचाई पर जाने पर 1000 मीटर जाने पर क्या होता है, 6 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आती है। तो उसमें तापमान में भी कमी आती है। ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दाब में भी कमी होती है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब क्या है, जो वायुमंडल की समस्त परतें हैं, यानी कि जो 5 परतें हैं, उनके द्वारा जो दाब लगाया जा रहा है उसको बोलते हैं वायुमंडलीय दाब। तो जिस कारण जो होता है जल का क्वथनांक यानी कि उबलने का बिंदु कम हो जाता है। ऊंचाई वाले स्थानों पर क्या होता है, वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम होता है, और तापमान भी कम होता है। तो जल का क्वथनांक बिंदु यानी कि उबलने का बिंदु क्या होता है, कम होता है। इसलिए वहाँ खाना जो होता है वो देर से पकता है। एक पॉइंट ये है, प्रेशर कुकर में जो होता है वो खाना जल्दी क्यों पक जाता है। तो प्रेशर कुकर में जो खाना जल्दी पक जाता है, उसके अंदर जो प्रेशर बन जाता है ना, यानी कि जो दाब बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसके कारण हो जाता है। जिससे क्या होता है, जल का क्वथनांक जो होता है यानी कि उबलने का जो बिंदु होता है वो बहुत बढ़ जाता है और खाना बहुत जल्दी पक जाता है। एक क्वेश्चन ये आता है, प्रेशर कुकर के अंदर जो उच्चतम तापमान हो जाता है वो किस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो वो किस पर निर्भर करता है, जो ऊपर वाला जो छेद होता है ना, उसका जो क्षेत्रफल होता है उस पर निर्भर करता। और किस पर निर्भर करता, उसके ऊपर जितना वजन रखा गया है, उन दो बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, किन दो बातों पर, जो ऊपर के क्षेत्र का जितना एरिया है और उस पर कितना वजन रखा गया है। ठीक है, ये यूपीपीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये आता है, जल में नमक मिलाने से जल का क्वथनांक तो बढ़ जाता है और क्या होता है, जिससे भोजन जो होता है वो जल्दी पक जाता है, तथा जमाव बिंदु जो होता है वो जल में नमक मिलाने से घट जाता है। क्या होता है, जमाव बिंदु घट जाता है और क्वथनांक बिंदु बढ़ जाता है। अब आता है संघनन क्या है। संघनन वैसे तो ज्योग्राफी का टॉपिक है, मगर संघनन की बात करें तो संघनन के द्वारा क्या होता है, बादल, कोहरा, ओस, ये सब संघनन के द्वारा बनता है। ठीक है, तो ठंडा करने पर क्या होता है, गैस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। गैस का द्रव में बदलना क्या होता है, संघनन कहलाता है। जैसे भाप का पानी में बदलना क्या है, संघनन है। तो आज का अपना टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है।